हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है तनु क्लासेस आर्ट को। मैं जो भी छात्र 2023 में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन सभी को पता होगा 1 फरवरी से आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। और ऐसे में आपको चाहिए अभी कुछ ऐसा प्रश्न करना जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट और हूबहू आपकी एग्जाम में पूछा भी जाए। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ वैसा ही गिना चुना प्रश्न लेके आए हैं जो अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया है आप लोगों के लिए। और आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न जो है पूछा जाता है। जब आप एक एक प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपके सामने जो है प्रश्न पत्र है। ठीक है, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आएगा तो वहां पर जो सब्जेक्ट कोड है इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर दिया हुआ रहेगा, आपका सेट कोड आपका ऐसा ही रहेगा देखने के लिए। ठीक है, और पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम रहेगा तो यहाँ पर आपको राजनीति शास्त्र और पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आपको डर लगता है पॉलिटिकल साइंस से तो ये वीडियो आपको देखना है और कम से कम आपको 60% प्रश्न का जवाब देना है। अगर आप 60% का जवाब देते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही लाजवाब है। अगर इससे कम होता है तो फिर भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब तक टाइम है तब तक हम लोग कोशिश करेंगे और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे और हम लोगों का जो मंजिल है वो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आपको ईमानदारी से सभी प्रश्नों का आंसर देना है, चीटिंग किसी से नहीं करना है, क्योंकि आप अगर चीटिंग करेंगे तो खुद से आप चीटिंग करेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों का आंसर अच्छे से दीजिए और जो नहीं बनता है उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तभी ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है किससे है? ये प्रश्न आपको पूछा जाता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो संबंध है वो किससे है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न आपका, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मानवाधिकारों की रक्षा से है। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह प्रश्न आपको कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? हम आपको यह प्रश्न कई बार करवाया है। अगर कोई राज्यसभा बनना चाहता है या फिर कोई अगर राज्यसभा की सदस्यता लेना चाहता है तो उनकी उम्र जो है कम से कम कितना होना चाहिए? बिल्कुल सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ठीक है, कोई अगर विधान परिषद और राज्यसभा का अगर सदस्यता चाहता है तो उसको कम से कम 30 वर्ष का होना होगा। और वहीं अगर कोई लोकसभा का सदस्यता बनना चाहता है लोकसभा का तो उसको कम से कम 25 वर्ष का होना होगा। और कोई अगर वोट देना चाहता है, ठीक है, तो उनको 18 वर्ष का होना होगा। कोई अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उनको 35 वर्ष का होना होगा। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल, एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यह प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया था। बिल्कुल थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा 552 हो सकती है। याद रखिएगा, लोकसभा की अधिकतम संख्या जो है 552 हो सकती है। अगला प्रश्न आपका है, सुरक्षा संबंधी परंपरागत अवधारणा की मुख्य विशेषता क्या है? तो सुरक्षा के संबंधी परंपरागत अवधारणा की जो यहाँ पर मुख्य विशेषता है वो है निशस्त्रीकरण एवं अस्त्र में अश्व नियंत्रण में विश्वास। ऑप्शन सी आपके 4 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 5, मानव अधिकार मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों का रक्षा करता है? तो मानव अधिकार जो है वो मुख्यतः व्यक्ति के किस तरह के अधिकारों की रक्षा करता है? तो मुख्यतः व्यक्ति की गरिमा एवं उसके प्रतिभा विकास का अधिकार, इसी तरह का अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हम सब जानते हैं मानवाधिकार दिवस जो है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत ही लाजवाब आप लोग आंसर दे रहे हैं डियर। ऐसी आप लोगों को मेहनत करनी है, बस दिन दुगुनी रात चौगुनी अभी मेहनत करके अच्छे से रिजल्ट को लाना है। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूं, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव कब पास किया था? 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 दिसंबर 1948 को पास किया था। तो ध्यान रखिएगा, अधिकारों की जो विश्वव्यापी घोषणा का प्रस्ताव है वो 10 दिसंबर 1948 को पास किया गया था। अच्छा, कल हम आपको एक प्रश्न करवाए थे, बताइएगा फटाफट आप लोग, यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। और भारत जो है इसका सदस्य कब बना था? तो भारत जो है 30 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा कब 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बन गया था। यानी कि कहने का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। ठीक है, जस्ट 6 दिन के बाद ही, स्थापना होने के 6 दिन के बाद। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अगर कोई भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना मतलब कि चलाना चाहता है तो बताइए उनको कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा? उनको जो है अनुच्छेद 61 का प्रयोग करना पड़ेगा। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या होता है? तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है वो है खतरे से मुक्ति, है ना, खतरे से आजादी, यही है सुरक्षा का मतलब। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो हमने आपको ये प्रश्न कल भी करवाया था कि ओजोन परत जो है पृथ्वी के धरातल से
10 से 50 किलोमीटर तक पाया जाता है ना, 10 से 50 किलोमीटर। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है ओजोन परत का नुकसान निम्नलिखित में से किस गैस के ज्यादा उत्सर्जन से हो रहा है, यानी कि जो ओजोन परत अभी खत्म हो रहा है O3, तो बताइए कौन सा गैस की वजह से हो रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। ओजोन परत क्या होता है, तो जो हम लोगों का पृथ्वी है उसके चारों तरफ एक परत जमी हुई है ना, परत वो दिखता नहीं है लेकिन वो परत है, जिसका काम क्या है, जो भी सूर्य से किरण निकलता है, जो खराब किरण जो हम लोगों का शरीर के लिए हानि है, जैसे कि पराबैंगनी किरण, तो उनको रोकने का काम करता है O3, ठीक है। और O3 को अभी नुकसान कौन पहुंचा रहा है, तो ये क्लोरीन गैस पहुंचा रहा है, जो हम लोग गाड़ी चलाते हैं वही सब पहुंचा रहा है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 11वें नंबर प्रश्न का। ओजोन परत के नुकसान से मानव को निम्नलिखित में किस प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो ओजोन परत के नुकसान से मानव को जो है त्वचा कैंसर रोग हो सकते हैं। ऑप्शन सी आपके सही हो जाएंगे। ये सारा प्रश्न आपको कल करवाया गया है, सभी को सही आंसर देना है, किसी से भी गलती नहीं होनी चाहिए। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत कब हस्ताक्षर किया था, तो बताइएगा फटाफट। क्योटो प्रोटोकॉल पर भारत जो है वो हस्ताक्षर किया था 2002 में। ऑप्शन आपके सी सही हो जाएंगे। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहां हुआ था, तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो है वो जिनेवा में हुआ था। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपका, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी, तो भारत में नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत है वो नरसिम्हा राव ने किया था। कब किया था, 1991 में किया था। याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अगला, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो है वो की गई थी 1948 में। ऑप्शन आपके डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU, ये जो है किस राज्य की पार्टी है, तो JDU जो है बिहार की पार्टी है। RJD भी जो है वो बिहार की पार्टी है। जदयू जो है वो किसकी पार्टी है, नीतीश कुमार की, और RJD लालू प्रसाद के, जो कि उसके बेटा तेजस्वी यादव अभी चला रहे हैं, ठीक है। सोनिन का राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, जनता दल यूनाइटेड बिहार की राज्य पार्टी है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, तो यहाँ पर सिर्फ जनता पार्टी की बात हो रही है, ठीक है। तो केंद्र में जो जनता पार्टी है वो 1977 में आई थी, और 1977 में ये पार्टी बनी हुई थी, और उसी वक्त में इन्होंने जीत भी हासिल किया था 1977 में। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुआ था। किसने किया था, अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला प्रश्न आपका, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की, तो अनुसूचित जाति संघ की जो स्थापना है वो किया था भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे। ये भी प्रश्न देखिए आपको कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, बताइएगा। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कौन सा राजनीतिक दल है जो कि प्रथम स्थान को प्राप्त किया था, 20 का राइट आंसर आपको आ जाएगा जनता दल यूनाइटेड। ये जो है पहला सीट, मतलब कि पहला स्थान पर आया था। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो इनकी जो स्थापना है वो हुई थी जनवरी 1995 में। ऑप्शन आपके बी, फटाफट आप लोग देते जाइएगा, बहुत जबरदस्त लाजवाब आंसर आप लोग दे रहे हैं डियर। ऐसे आप लोग को देना है। 6 बजे आपकी एक क्लास हुई थी हिस्ट्री की, क्या आप लोगों ने किया, अभी 7 बजे जो है आप लोगों का हिस्ट्री का महामैराथन क्लास होने वाला है, तो सभी को 7 बजे भी जुड़ना है, और 8:30 बजे भी आपकी एक क्लास होगी, ठीक है, उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा, उसमें भी आप लोगों को जुड़ना है। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है, और इस क्लास को भी आप लोग को वीडियो को शेयर करना है, जो भी अभी तक नहीं किए तो प्लीज, बहुत सारे लोग क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक आप लोग कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी, तो मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो 1999 में आयोजित की गई थी। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे। हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ था, तो बलपूर्वक हुआ था, है ना। हैदराबाद जो है वो भारतीय संघ में मिलना नहीं चाहता था, तो भारतीय सैनिक ने जबरदस्ती हैदराबाद को भारत संघ में मिलाया था। ऑप्शन आपके बी सही हो जाएंगे 23 नंबर प्रश्न का। हैदराबाद के जो शासक है उनको क्या कहा जाता था, निजाम, है ना। अगला प्रश्न आपका है भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत जो है भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया था। ऑप्शन ए आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिएगा, द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या किस संगठन ने किया था, तो आप सबको पता है कि द्विराज सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो किया था मुस्लिम लीग ने। राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कभी कभी ऑप्शन में आपका मुस्लिम लीग नहीं देगा तो वहां पर अली जिन्ना देगा, तो आपको अली जिन्ना पर टिक लगा देना, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन कौन सा दल या संगठन किया था, तो वो मुस्लिम लीग किया था। ऑप्शन बी आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो है दोहरी नागरिकता जो है वो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन आपके ए यहाँ पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 में हुई थी। ध्यान रखिएगा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी, तो 1885 में जो है किसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था,
A.O. ह्यूम ने किया था। A.O. ह्यूम। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी बताया हमने 1906 में हुई थी। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, ठीक है। और जनता पार्टी की जो स्थापना है, सिर्फ जनता पार्टी, भारतीय जनता नहीं, सिर्फ जनता, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो याद रखिएगा 1980 में बीजेपी, 1977 में जनता पार्टी, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षेस का स्थापना कब हुआ था? तो हमने आपको बताया था कब, 1985 में। दक्षेस का स्थापना 100 साल के बाद 1985 में, और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया था? कौन से अधिनियम के द्वारा और कौन सा वर्ष में लिया था? राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1958। इसी समय जो है भारत का शासन अपने हाथों में लिया था ब्रिटिश सरकार, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो भारत का जो विभाजन है वो हुआ था यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई थी? तो भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की जो 25 वर्षीय संधि है वो कब हुई थी? वो हुई थी 1972 में। ऑप्शन आपके बी यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है, 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे उसका नाम है इंदिरा गांधी। आप सबको पता ही है ना, राइट आंसर ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत में जो पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 में हुआ था। उस वक्त में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये प्रश्न आपको पूछा गया है। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1998 में हुआ था, ठीक है, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया था? फटाफट जवाब दीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का जो प्रमुख आधार है निम्नलिखित में से किसे बनाया था? तो वो जो है बनाया था सभी को, शांति को, मित्रता को, समानता को, ये सभी को जो है विदेश नीति का प्रमुख आधार बनाया था। भारत का पहला विदेश मंत्री का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू, और ये प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? तो किसने उस वक्त में शपथ दिलाई थी प्रधानमंत्री को, खास प्रथम प्रधानमंत्री को, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू? उसको शपथ किसने दिलाई थी? तो उनको जो शपथ है वो लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाई थी। याद रखिएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जो है भारत को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम शपथ दिलाई थी। अगला प्रश्न है, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 489 थी। कितना? 489 थी। याद रहेगा आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है वो 1885 में हुई थी। A.O. ह्यूम ने किया था। यह प्रश्न भी आपको कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है, A.O. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना किया था? तो वही भारतीय क्या कहा गया, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किया था, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न आपको घुमा घुमा के पूछ दिया जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो A.O. ह्यूम जो है इसी ने कांग्रेस पार्टी का स्थापना किया था। बाकी बीजेपी पार्टी का तो स्थापना आपको पता ही, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1951 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से लेकर के 56 तक, जहां पर मुख्य रूप से कृषि पर सुधार किया गया था। फिर जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो 1956 से 61 तक चली थी, जहां पर किस चीज के बारे में, यानी कि औद्योगिक सुधार किया गया था, परिवहन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, याद रहेगा। और प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव जो है वो 1952 में हुआ था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? तो भारत में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो रहा है 1951 से 56 तक, है ना। और द्वितीय जो मतलब कि कार्यकाल था, द्वितीय पंचवर्षीय जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? तो 1956 से लेकर के आपका 1961 तक। अभी हमने आपको बताया। अगला प्रश्न आपका 40, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपए व्यय की व्यवस्था की गई थी? यानी कि पहला जो पंचवर्षीय योजना हुआ था वहां पर टोटल कितने रुपए खर्च करने का व्यवस्था किया गया था? 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 3870 करोड़ रुपए। ऑप्शन आपके ए सही हो जाएंगे, ठीक है। जिनको भी इस प्रकार के पीडीएफ चाहिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, जो अभी तक नहीं लिए है ये उनके लिए है, जो ले लिए है उनको दोबारा पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। 7667532320 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं सभी तरह के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में, ठीक है। तो इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है पीडीएफ लेने के लिए, और जितना जल्दी हो सके आप लोग पीडीएफ ले लीजिए और तैयारी को और बेहतर बनाइए। और बाकी जो ले लिए हैं वो प्लीज अच्छे से पढ़ना है, उनको सारा क्वेश्चन को एक तरफ से देखना है, ठीक है, जिनको मिल गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना तो था, इसी को हम लोग औद्योगिक या फिर परिवहनीय योजना के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक है। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसको हम लोग
कृषि के नाम से जानते हैं, ठीक है, और दूसरा को किसके नाम से, औद्योगिक और परिवहनीय योजना के नाम से। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 41 का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है? तो भारतीय संविधान की कौन सा नीति में, 42 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, इसी नीति में दिया गया है विदेश नीति के संबंध में, ठीक है। राइट आंसर 42 का आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 51 में, ठीक है। उनके बाद राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंध के बारे में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन, यानी कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति में ये सभी दिया गया है। ऑप्शन डी आपके सही हो जाएंगे। अगला है, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से यहाँ पर कौन सा सही है? तो भारतीय विदेश नीति का जो प्रमुख लक्ष्य है ये सभी सही हो जाएगा, यानी कि भारतीय विदेश नीति क्या करेगा, कौन सी चीज के लिए काम करेगा, देश के विकास के लिए साधन करेगा, परिस्थितियां जुटाएगा, विश्व में चल रहे जो भी विवाद है उनसे दूरी बनाए रखेगा, जो भी प्रवासी भारतीय है यानी कि जो भी यहाँ से बाहर काम करने के लिए गया है, सऊदी, दुबई, अमेरिका, लंदन कहीं भी गया है तो उनका रक्षा करेगा। तो यही विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य है भारतीय विदेश नीति का, ठीक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंधों में निम्न में से यहाँ पर कौन सही है? तो प्रमुख लक्ष्यों के जो संबंध में यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही है, फटाफट आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछा जाता है। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाए, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लघुत्तरी में पूछ दिया जाए तो आपको ये सभी आंसर यहाँ पर सही लिख देना, ठीक है। 45 का आंसर आपका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य ये सभी है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास और उपनिवेशवाद का विरोध, यानी कि कोई अगर देश दूसरा देश में जाके कब्जा करता है तो इनका विरोध करना, यही जो है भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में सही है। बाकी ये प्रमुख लक्ष्यों में ये है, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो वही पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही जाना जाता है, ठीक है। 46 का आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यही विदेश मंत्री थे, इसीलिए यही जो है विदेश नीति के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी? तो जस्टिस पार्टी जो है वो आपका मद्रास से संबंध पार्टी थी। राइट आंसर आपके डी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी? तो बिहार में जो उस वक्त में है संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी 1967 में, जब कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा हो गया था, एक पार्टी का नाम रखा गया था कांग्रेस ओ, एक पार्टी का नाम रखा गया था कांग्रेस आर। कांग्रेस आर जो है वो किसका पार्टी था? इंदिरा गांधी का। और कांग्रेस ओ जो है वो सिंडिकेट का पार्टी था, सिंडिकेट का, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का बंटवारा कब हुआ था? 1967 में, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा है वो राम मनोहर लोहिया ने दिया था, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। जयप्रकाश नारायण जिन्होंने छात्र आंदोलन को चलाया था, जयप्रकाश नारायण जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया था, है ना, कहां पर? पटना के गांधी मैदान में। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार के नेतृत्व में सरकार बनी थी? बताइएगा, भारतीय क्रांति होगा या वामपंथी दल होगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय क्रांति, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में जो है भारतीय क्रांति पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। फटाफट आप लोग बताएंगे 50 में से आप लोगों ने कितना सही किया है, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा। और जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज फटाफट इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करना है और सारा पीडीएफ को जल्द से जल्द प्राप्त करना है, जिनको भी लेना है। जिनको अगर नहीं लिए हैं, नहीं लेना चाहते हैं या नहीं ले पाएंगे तो प्लीज आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहिएगा, ठीक है। महामैराथन आपकी 7 बजे क्लास है तो उसमें जरूर जुड़िएगा। और जो भी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चैप्टर में कमजोर है, तो आपको सिंपली गूगल, अपने मोबाइल के गूगल में फिर क्रोम ब्राउजर पे जाना है, वहां पर तनु क्लासेस सर्च करना है और वेबसाइट का नाम तो आपको पता ही है, तनु क्लासेस, ठीक है। आपको सिंपली नीचे जाना है, यहाँ पर मॉडल सेट वगैरह अच्छे से लगा लेना है, साथ में सभी चैप्टर का जो है आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। अच्छे से आप वहां पर जाके तैयारी कर लीजिएगा। वेबसाइट में जाके बहुत कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। कम से कम 1 से 1.5 घंटा करके आपको देना है, बस आपके पास कुछ दिन और बचा हुआ है ना, इतना दिन में आपको अच्छे से मेहनत करना है, अच्छे से तैयारी करना है। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऐसे आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। क्लास में आपको जुड़ना जरूर है। थैंक यू।